हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इफ यू वेट पर। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि YouTube के ऊपर हमने एनाटॉमी की क्लासेस अटेंड करवाई है आपको। आपने आई थिंक सभी क्लासेस को अच्छे से पढ़ा भी होगा। अभी क्या है कि एनाटॉमी के कुछ क्लासेस और पेंडिंग है, लेक्चर्स पेंडिंग है, लेकिन अभी तक जितना हमने कवर किया है उस बेस के ऊपर हम आपके लिए एनाटॉमी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है आपकी मदद करेंगे जब भी आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करोगे, एज ए वीएलडीए की अगर आप तैयारी कर रहे हो या किसी भी वेटनरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये क्वेश्चन उनके अंदर आपको देखने को कहीं ना कहीं जरूर मिलेंगे। सेकंड पॉइंट इज दैट अगर आप एक वेटनरी के स्टूडेंट हो, वीएलडीए हो या बीवीएससी के स्टूडेंट हो, आप ग्रेजुएशन कर रहे हो या डिप्लोमा कर रहे हो, तो विद इन ग्रेजुएशन या डिप्लोमा जो आप एनाटॉमी पढ़ोगे, तो अगर आप साथ के साथ में एमसीक्यू या जिसको हम पीवाईक्यू बोलते हैं, अगर आप उनको कवर अप करते रहोगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, आपके गवर्नमेंट जॉब के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, आज हम आपके सामने 50 क्वेश्चन लेके आए हैं, तो चलिए हम करते हैं, इन क्वेश्चंस को पढ़ते हैं अच्छे से और ध्यान से एक एक पॉइंट को हम समझेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, ब्रांच ऑफ एनाटॉमी इन विच स्ट्रक्चर ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गन इज स्टडीज। यानी इसका मतलब क्या है, आप ये समझिए कि हमें यह बताना है कि भाई एनाटॉमी की वो कौन सी ब्रांच है जिसके अंदर हम किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन की स्टडी करते हैं। अब बेसिकली पर्टिकुलर ऑर्गन की स्टडी हम किसके अंदर करते हैं दोस्तों, आपके दिमाग के अंदर क्वेश्चन आ ही रहा होगा और इसका आंसर भी आपने सोच लिया होगा अगर आप अच्छे से वेटनरी पढ़ रहे हो तो। ठीक है, देखो दोस्तों, इसका आंसर आएगा सिस्टेमिक एनाटॉमी। अब ये जो सिस्टेमिक एनाटॉमी है, क्या सिर्फ यही एक आंसर पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा? नहीं दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं सिस्टेमिक एनाटॉमी की, सिस्टेमिक एनाटॉमी में एक पॉइंट हम देखने को मिलेगा जिसको हम बोलते हैं रीजनल एनाटॉमी। क्या बोलते हैं इसको? रीजनल एनाटॉमी। अब मैं आपको नॉर्मल से समझाता हूं लैंग्वेज में। देखिए दोस्तों, रीजनल एनाटॉमी की अगर मैं बात करें, जैसे हम पर्टिकुलर ऑर्गन की स्टडी कर रहे हैं, जैसे आप मान के चलो हम हार्ट की स्टडी कर रहे हैं। किसकी स्टडी कर रहे हैं? हार्ट की। अब हार्ट क्या हो गया? एक पर्टिकुलर ऑर्गन हो गया है। अगर मैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बात कर रहा हूं या इसके सिस्टम के बारे में बात कर रहा हूं, तो इसका सिस्टम क्या रहेगा? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है हार्ट के अंदर। तो बेसिकली वो किसके अंदर इंक्लूड होगा? सिस्टेमिक एनाटॉमी। ऐसा नहीं है कि भाई इसको हम सिर्फ रीजनल में ही इंक्लूड करके छोड़ देंगे। आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि भाई जो एनाटॉमी है, अगर हम किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन की स्टडी कर रहे हैं तो उसको सिस्टेमिक एनाटॉमी हम बोलते हैं। अब आपको ये दिख रहा होगा, इसके अंदर रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी एक वर्ड दिख रहा है ना दोस्तों। अब ये जो रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी है, इसका मतलब क्या है? जैसे नाम से पता चल रहा है कि भाई कुछ ना कुछ रेस से रिगार्डिंग है, कि भाई रे होंगी। तो रे मतलब एक्स रेज। जब भी इंटरनल ऑर्गन्स की एनाटॉमी को स्टडी किया जाता है तब रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी हम उसको बोलते हैं। जैसे आप बात करते हो सीटी स्कैन की, ठीक है, सीटी स्कैन भी होता है, एनिमल्स के अंदर भी है वैसे तो, और हमारे लार्ज एनिमल्स में और स्मॉल एनिमल्स में ज्यादा करते हैं, लार्ज एनिमल्स में थोड़ा कम है, लेकिन ह्यूमंस के अंदर ज्यादा है। जैसे अल्ट्रासाउंड आप बोलते हो या अल्ट्रासोनोग्राफी आप जिसको बोलते हो, ठीक है, अल्ट्रासाउंड हम बोल देते हैं। तो ये सारी की सारी क्या है? रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी है। और अगर मैं बात करता हूं टोपोग्राफिक एनाटॉमी की, टोपोग्राफिक एनाटॉमी के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताऊंगा, और ये दोनों ही कंपैरेटिव के बारे में भी बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं ये बता दूं, जहां पर वर्ड आपको कंपैरेटिव देखने को मिल गया, आप समझ लेना वहां पर होमोलोगस, क्या होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन्स के बारे में जरूर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मेंशन होगा। होमोलोगस और एनालोगस अगर मेंशन है तो उसका आंसर कंपैरेटिव एनाटॉमी रहने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अब क्वेश्चन आ गया, ब्रांच ऑफ एनाटॉमी इन विच प्रिंसिपल स्ट्रक्चर ऑफ एनी पार्ट ऑफ बॉडी इज डिस्क्राइब्ड इन रिलेशन ए डेफिनेट एंड यूनाइटेड एरिया ऑफ सरफेस। अब बेसिकली इसमें क्या है कि हम किसी एक डेफिनेट एरिया की बात कर रहे हैं, कोई भी एरिया लगा लो आप, जहां पर मसल्स भी होंगी, नर्व्स भी होंगी और भी बहुत अदर स्ट्रक्चर्स होंगी, वेसल्स भी। अब वो यूनाइटेड एरिया है किसी सरफेस का, देन दोस्तों इसका आंसर क्या आएगा? टोपोग्राफिक एनाटॉमी हम उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टोपोग्राफिक एनाटॉमी। ध्यान रखना, देखो कंफ्यूज मत होना। अब देखो आपने एनाटॉमी पढ़ी होगी, लेकिन इन क्वेश्चन को देख के आपको ये लग रहा होगा कि यार कहीं ये आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं है। नहीं दोस्तों, ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, ये बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। और ये भी ध्यान देना कि भाई एग्जाम के अंदर ऐसा नहीं है कि आपको सुपरफिशियली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके दिमाग के बैलेंस को डगमगा देते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, ब्रांच ऑफ एनाटॉमी इन विच एनालोगस स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ एनिमल। अभी मैंने आपको बताया था कि जहां पर एनालोगस आ जाए और जहां पर होमोलोगस आ जाए, होमो
लोगोस आ जाए तो उसका मतलब क्या आपको ध्यान रखना है, कंपैरेटिव एनाटॉमी। अभी कंपैरेटिव एनाटॉमी में भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक एनाटॉमी। ठीक है, अब कंपैरेटिव एनाटॉमी भी आ सकता है ऑप्शन में, या स्पेसिफिक एनाटॉमी भी आ सकता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। ब्रांच ऑफ एनाटॉमी इन विच स्ट्रक्चर ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गन स्टडीज, ये दोबारा से आ गया है। इसका आंसर क्या रहेगा, सिस्टेमिक एनाटॉमी, अभी हमने पढ़ चुके हैं इसको। आगे बढ़ते हैं। पोजीशन अवे फ्रॉम मीडियन प्लेन इज नोन एज, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्वेश्चन भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। कई मैंने एग्जाम में देखा है, जो वेटनरी के एग्जाम होते हैं। देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं कि मान लो कि कोई भी एनिमल मान लो, जैसे कि ये एक एनिमल है, हमने इसको बीच में से काट दिया, तो हम जब इसको बीच में से काट रहे हैं तो उस बीच में से काटने वाले प्लेन को क्या बोलेंगे हम, मीडियन प्लेन बोलेंगे। अब ये जो मीडियन प्लेन है ना, अब इस मीडियन प्लेन के जो सबसे दूर वाला जो प्लेन होगा वो क्या होगा, यही पूछा है क्वेश्चन में, पूछा है ना। इसका मतलब क्या है, पोजीशन अवे फ्रॉम द मीडियन प्लेन, तो वो प्लेन कौन सा आएगा दोस्तों, लेटरल प्लेन। आई थिंक आपके दिमाग के अंदर क्वेश्चन ये घुस गया होगा, तो घुसा लेना इस क्वेश्चन से, इस डायग्राम से। देखो क्या है कि ये एग्जाम में आ सकते हैं, तभी अब मैं आपको करवा रहा हूं, ऐसे नहीं करवा रहा, ठीक है। और क्वेश्चन पढ़ोगे ना, आपको मजा आ जाएगा कि भाई हाँ भाई एनाटॉमी को इस तरीके से भी हम पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सरफेस ऑफ फोरलिम, अब देखिए फोरलिम्स की हम बात कर रहे हैं, यानी पैरों की बात कर रहे हैं, दैट कॉन्टैक्ट द ग्राउंड इन स्टैंडिंग सैनिटेशन। देखो जब मैंने आपको प्लेन्स पढ़ाए थे तो उसमें मैंने पाल्मर या प्लेंटर के बारे में आपको पढ़ाया था ना दोस्तों। अब आपको ये ध्यान देना है कि इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या है। देखिए एनिमल की बात कर रहे हैं, मान लिया कि ये एनिमल है, ठीक है, ये उसके 4 पैर हैं, ठीक है, मान लिया, और ये कोई भी क्या है, सरफेस है। अब इस सरफेस के ऊपर एनिमल खड़ा है, लेकिन क्या पूछा है इसमें, फोरलिम पूछा है, मतलब आगे वाले पांव के बारे में पूछा है। अब जब वो आगे वाले पांव जमीन पर रखेगा तो उस प्लेन को हम क्या बोलेंगे, उस प्लेन को हम बोलेंगे दोस्तों, एक बार मैं इसको मिटा देता हूं और आपके सामने पेश करता हूं, पामर, या आप पाल्मर भी बोल देते हो, ठीक है। अब देखिए अगर मैं बात कर रहा हूं फोरलिम्स की, फोरलिम्स अगर कॉन्टैक्ट कर रहे हैं ग्राउंड को इन स्टैंडिंग सैनिटेशन में, तो वो होता है पाल्मर। अगर यहां पर आपको लिखा हुआ मिल जाता हिंडलिम्स, क्या मिल जाता, हिंडलिम्स। हिंडलिम्स मतलब क्या होता है, पीछे वाले पांव, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेंटर। कंफ्यूज मत होना भाई, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं वेटनरी के, याद रखना। अब देखो आपके सामने आ ही गया क्वेश्चन, जो हिंडलिम्स जो कॉन्टैक्ट करता है ग्राउंड में स्टैंडिंग कंडीशन में, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेंटर, हम उसको बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्टडी ऑफ ऑर्गन्स, जो स्पेशल सेंसेस की स्टडी ऑफ ऑर्गन। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं एंजियोलॉजी की। एंजियोलॉजी में जब भी हम स्टडी करते हैं तो हार्ट से रिलेटेड स्टडी होती है, न्यूरोलॉजी में नर्व से रिलेटेड स्टडी होती है, स्प्लैंकनोलॉजी में जितने भी जो विसैरल जो ऑर्गन है, क्या विसैरल जो ऑर्गन्स जो होते हैं हम उनकी स्टडी करते हैं, तो वो स्प्लैंकनोलॉजी के अंदर आ गया। अब बचा एक पार्ट, यही हमारे पास आंसर है, जो एस्थीसियोलॉजी जो होती है वही एकमात्र ऐसी है जो स्पेशल सेंसेस की स्टडी होती है ऑर्गन्स की, ठीक है। स्केलेटन विच कंप्राइजेस ऑफ स्कल, अब इसके अंदर बेसिकली मैंने पहले से मेंशन किया हुआ है कि भाई खोपड़ी, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स या स्टर्नम, उसको हम बोलते हैं एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, जो मैं आपको करवा चुका हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्केलेटन विच कंप्राइजेस ऑफ बोन्स ऑफ लिम्स, यानी जो लिम्स की जो बोन्स होती हैं, यानी पैरों वाली भाई, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीसामोइड बोन, भाई बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन, जिसका आंसर रहेगा पटेला, ठीक है। ये जो बोन है आपको सीसामोइड बोन देखने को मिलेगी। अब आपको ना पेपर में ऐसे भी देखने को मिल सकता है, इसके नाम के आगे लिखा हुआ मिलेगा सीड लाइक बोन, क्या देखने को मिलेगा, सीड लाइक बोन, सीसामोइड बोन। आगे बढ़ते हैं। पटेला। इंटरवर्टिबल डिस्क आर फॉर्म्ड बाय विच टाइप ऑफ कार्टिलेज, अब देखिए जो इंटरवर्टिबल डिस्क यानी जो वर्टिब्रा के बीच में जो डिस्क जो होती हैं वो किससे मिलकर बनी हुई होती है, कौन सा कार्टिलेज होता है, तो मेरे प्यारे दोस्तों फाइब्रो कार्टिलेज इज द राइट आंसर, ठीक है। याद रखना, फाइब्रो कार्टिलेज नाम से पता चल रहा है फाइब्रस मेटेरियल। आगे बढ़ते हैं। Which cartilage do not possesses perichondrium, अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई पेरिकोंड्रियम क्या होता है। चलो हमने वर्ड देख लिया, अभी पेरिकोंड्रियम है, लेकिन ये क्या है आपको नहीं पता, मैं आपको बता देता हूं। पेरिकोंड्रियम इज ए कनेक्टिव टिश्यू, क्या है ये दोस्तों, कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, ध्यान देना। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, ऐसा कार्टिलेज जिसमें ये कनेक्टिव टिश्यू पेरिकोंड्रियम पाया ही नहीं जाता, तो वो कौन सा कार्टिलेज है, फाइब्रो कार्टिलेज है।
इसका राइट आंसर आएगा फाइब्रो कार्टिलेज। आपने ये क्वेश्चन के बारे में सुना ना अभी, अब आपके दिमाग में चकराएगा कि यार ये पेरिकोन्ड्रियम तो मुझे पता ही नहीं था क्या है, तो अभी पता चल गया ना। देखो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐसे ऐसे क्लियर होंगे आपके। आगे बढ़ते हैं। बल्क ऑफ स्मॉल बोन्स, यानी छोटी छोटी बोन्स एंड एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स, जो लंबी जो बोन्स होती हैं उनका जो एंड जो होता है वो किस बोन से मिलकर बनी हुई होती है? आंसर इज दैट स्पॉन्जी बोन। क्या होता है? स्पॉन्जी बोन। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैच्योर बोन सेल्स? देखो भाई, अब आपको ये वर्ड दिख रहा है साइट्स, साइट से आप सीधा लगा लो सेल्स। आंसर इज दैट ओस्टियोसाइट्स। याद रखना कि भाई जितनी भी जो मैच्योर बोन सेल्स होती हैं वो ओस्टियोसाइट्स कहलाती हैं। ओके, द फोल्ड विच इन्वेस्टेड, देखिए क्वेश्चन ध्यान से समझो। ऐसा फोल्ड मतलब ये टाइप का फोल्ड होता है विच इज इन्वेस्टेड अराउंड दी वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, यानी जो इंटेस्टाइन है, आंतें जो हैं उनकी जो वॉल होती है उनके अराउंड एक फोल्ड पाया जाता है एंड अटैचेस द इंटेस्टाइन टू डोर्सल वॉल, और वो इंटेस्टाइन के डोर्सल वॉल से अटैच रहता है ऑफ द एब्डोमेन। उसको हम क्या बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? मिजेंट्री इज द राइट आंसर। आपने इस वर्ड को सुना भी होगा और आप इसको दिमाग में ना बिठा लो एकदम, क्योंकि पेपर में आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। ओस्टियोसाइट्स आर डेराइव्ड फ्रॉम, अब आप बोलोगे कि सर ये ओस्टियोसाइट्स, अभी मैंने बताया था आपको कि ओस्टियोसाइट्स क्या होते हैं, तो ये जो ओस्टियोसाइट्स है कहां से आते हैं? भाई सोचो, फटाफट से सोचो यार। ओस्टियोब्लास्ट से आते हैं क्या? वो क्लास से आते हैं क्या? वो काइमल टिश्यू से आते हैं? तो आप सही सोच रहे हो दोस्तों, मीजन काइमल टिश्यू जो है ओस्टियोसाइट्स बनाती हैं। टिश्यू से ही तो सेल्स ऑर्गन्स बनते हैं, ठीक है? तो ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड चीजें होती हैं। आगे बढ़ते हैं। ओके, 2 सीका आर सीन इन, 2 सीका आपको कहां देखने को मिलेगी? बर्ड में देखने को मिलेगी प्यारे दोस्तों। विच सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजॉर्प्शन ऑफ बोन साल्ट्स, यानी बोन साल्ट को रीअब्सॉर्ब करने के लिए कौन सी सेल्स इंक्लूड रहती हैं? वो है आपके पास ओस्टियोक्लास्ट इज द राइट आंसर। क्या रहेगा दोस्तों राइट आंसर? ओस्टियोक्लास्ट। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, पेरियोस्टियम इज एब्सेंट फ्रॉम विच सरफेस ऑफ बोन। सबसे पहले तो आपने ये वर्ड सुन लिया भाई पेरियोस्टियम, लेकिन भाई ये पेरियोस्टियम है क्या? देखो जब भी हम बात करते हैं किसी भी बोन की, मान लिया कि मैं यहाँ पे आपको एक बोन बना के दिखा रहा हूं, ठीक है, ये बोन है हमारे पास, ठीक है। अब ये बोन की जो आउटर मोस्ट जो कवरिंग जो होती है ना, इसको हम पेरियोस्टियम बोलते हैं। अब ये हार्ड होती है, ये क्या करेगी? बोन को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। इसी के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? इसी के अंदर मसल्स वेन्स होती हैं, जो कि ब्लड आपकी नर्व्स होती हैं, जो कि किसी भी बोन के अंदर पाई जाती हैं, ठीक है। तो पेरियोस्टियम इसमें पूछा है कि भी पेरियोस्टियम इज एब्सेंट फ्रॉम विच सरफेस ऑफ बोन, ऐसा कौन सा सरफेस है जहां पर पेरियोस्टियम नहीं पाया जाता? देखो शाफ्ट में पाया जाता है, ट्यूब्रोसिटीज में पाया जाता है, क्रेस्ट में पाया जाता है, लेकिन आर्टिकुलर सरफेस में ये नहीं पाया जाता। ध्यान देना, राइट आंसर इज दैट आर्टिकुलर सरफेस। आगे बढ़ते हैं। 50 क्वेश्चन है भाई, थकना नहीं है, ठीक है। बोन्स ऑफ क्रेनियल कैविटी एंड फेस ओसिफाई बाय, यानी देखो जो क्रेनियल कैविटी की बोन है या जो फेस की जो बोन है वो किससे मिलके हुई बनी हुई है? क्या वो इंट्रामेम्ब्रेनस है? क्या वो इंट्राकार्टिलेजिनस है? तो इसका राइट आंसर आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, इंट्रामेम्ब्रेनस इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। विच स्टेज ऑफ इंट्राकार्टिलेजिनस ओसिफिकेशन इज द स्टेज ऑफ ट्रू ओसिफिकेशन? देखिए दोस्तों, ये जो ओसिफिकेशन की जो प्रोसेस है ये थोड़ी हमारे को आपको थोड़ा सा ना डिफिकल्ट लगेगी, क्योंकि ये जो ओसिफिकेशन की प्रोसेस के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो आपके सामने लेके आऊंगा, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं ओसिफिकेशन के बारे में, तो आपको सिर्फ डायरेक्टली याद रखना है जो थर्ड जो स्टेज है वही इसका राइट आंसर रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं। एन आर्टिकुलर सरफेस इन द फॉर्म ऑफ ए वेरी स्मॉल पिट इज, इसका आंसर आएगा फोविया दोस्तों। नकल शेप्ड पेयर्ड आर्टिकुलर सरफेस को हम क्या बोलते हैं? नकल शेप्ड को आप क्या बोलोगे दोस्तों? कोंडाइल बोलोगे। क्या बोलोगे? कोंडाइल बोलोगे, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, एक बार हम पीछे वाले क्वेश्चन की तरफ दोबारा से जाते हैं। तो आर्टिकुलर सरफेस इन द फॉर्म ऑफ ए वेरी स्मॉल पिट, ये देखो आपको नाम से ही पता चल रहा है, ये चीज ध्यान देना, स्मॉल पिट फोविया, स्मॉल पिट फोविया। आप इसको ना रट लो, चाहे कैसे मर्जी करके रटो, लेकिन आप इसको रट लो, ठीक है। रटना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यार पता रटना इसलिए जरूरी है, कई बार क्या होता है ना, हमारे पास एग्जाम में इतना सोचने के लिए टाइम नहीं होता, हम नहीं सोच पाते, तो हम डायरेक्टली क्या रहेंगे कि भाई एक आर्टिकुलर सरफेस है जहां पे जुड़ाव होता है, तो हमें बस सिर्फ यही बता देना है कि भी वेरी स्मॉल पिट इज ए फोविया। अब आगे हमारे पास क्वेश्चन आ गया है, नकल शेप्ड पेयर्ड आर्टिकुलर सरफेस आर कॉल्ड एज।
अब इसको हम क्या बोलते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसको हम कोंडाइल बोलते हैं। राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, कोंडाइल। आगे बढ़ो। ए पुली लाइक ग्रूव्ड आर्टिकुलर सरफेस, ग्रूव पाई जाती है भाई ट्रोक्लिया में, ठीक है। हाउ मेनी विसेरल बोन्स आर प्रेजेंट इन केस ऑफ हॉर्स, हॉर्स के अंदर भाई 0, कोई भी विसेरल बोन्स नहीं पाई जाती। ओस कॉर्टिस प्रेजेंट रहती है किसके अंदर भाई, ऑक्स के अंदर, हार्ट की मसल्स हैं, हार्ट की बोन है। ओस पेनिस डॉग में देखने को मिलेगी। ओस रोस्ट्रेल्स पिग में देखने को मिलेगा। आपके नोट्स में ये सारी चीजें। टोटल नंबर ऑफ बोन्स ऑक्स के अंदर कितनी पाई जाती है, 208 पाई जाती है प्यारे दोस्तों, ठीक है। आगे बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन केस ऑफ हॉर्स, घोड़े के अंदर कितनी मिलती है दोस्तों, घोड़े के अंदर आपको जो बोन्स देखने को मिलेगी 274। देखो अब बेसिकली क्या है कि हर बुक का अलग अलग डेटा है, ठीक है। अब इसमें आप ऑप्शन लगाओगे, आप सोचोगे कि भाई 274 तो नहीं होगा, लेकिन एक डाटा और मैं आपको बताता हूं। तो क्वेश्चन रिपीट करते हैं, टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन केस ऑफ हॉर्स, याद रखने वाली चीजें हैं। देखो लिख के आपको बता देता हूं कि भाई घोड़े के अंदर आपको जो बोन देखने को मिलेगी वो 206 देखने को मिलेंगी। सॉरी, ये आंसर नहीं है, ये आंसर गलत है। देखो आप खुद अगर आप एक्सप्लेन कर सकते हो ना, तो आप खुद भी कर सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर कि भाई कितनी होती है। देखो भाई इसके ऊपर टाइम लगाओ, क्या वो 206 है, क्या वो 205 है, क्या वो 274 है। देखो ये सारी जो मैंने डाटा जो दिया है ना आपको, ये मैंने मिस प्रिंट करके दिया है जानबूझ करके, ताकि आपका दिमाग चकराए। अब मैंने आपको 274 बता दिया होगा, कुछ बच्चों ने तो गैस कर लिया होगा कि हाँ भाई 274 है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। घोड़े के अंदर, टिपिकल हॉर्स के अंदर आपको 205 जो बोन है वो देखने को मिलती है। मैं आप इसको रब कर देता हूं और आपको बता देता हूं कि टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन केस ऑफ हॉर्स इज 205। आप गूगल भी कर सकते हो, आप चेक इसको कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़े। ओके, टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन केस ऑफ पिग। अब क्या रहता है, हमें पिग के बारे में बताना है भाई कि भाई पिग्स के अंदर कितनी बोन पाई जाती है, क्या इन डाटा के अंदर से है। जी हाँ दोस्तों, इस जो डाटा में 276 जो आपको पॉइंट दिख रहा है ना, वही इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको मैं एक वेरिएशन बता देता हूं कि अलग अलग बुक्स के अंदर आपको 216 से 274 भी देखने को मिलेगा, याद रखना, ठीक है। 216 से 274 बोन है वो आपको पिग के केस में देखने को मिल सकती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे आगे भी डॉग का बताओ। अब देखो डॉग को आप देखोगे वैसे तो छोटा सा एनिमल है, लेकिन छोटा सा एनिमल है, बोन्स इतनी सारी लेके बैठा हुआ है, ठीक है। क्या इनमें से है, नहीं, इनमें से एक भी आंसर नहीं है। इनमें से मैं आपको बताता हूं आंसर क्या रहेगा, आप लिख लो इसको, चाहे 319 से 321 जो बोन्स हैं आपको किसके अंदर देखने को मिलेगी, डॉग के अंदर देखने को मिलेगी, ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों। ओके, टोटल नंबर ऑफ बोन इन फोल, फोल यानी मतलब मुर्गा, मुर्गे के अंदर आपको कितनी बोन देखने को मिलती है, ठीक है। ये भी आ सकता है एग्जाम में। अब इसमें से आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, क्या ये ऑप्शन करेक्ट है, जी हाँ बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन कुछ बुक्स में आपको 167 एंड 169 भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये दोनों याद रख लेना, अपने दिमाग में इसको सेट कर लेना। आगे बढ़ते हैं, बोन ऑफ फोरलिम that extend from third to fourth thoracic spine to the distal end of the first rib is known as, इसको हम क्या बोलेंगे, स्कैपुला बोलेंगे, ठीक है, स्कैपुला। आगे बढ़ते हैं, एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला इज एब्सेंट इन केस ऑफ, यानी जो स्कैपुला का एक्रोमियन प्रोसेस है वो किसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलता। तो आपको इसमें ध्यान रखना है, जो स्कैपुला की अगर मैं बात करता हूं तो देखो, जब मैंने आपको पढ़ाया था स्कैपुला, तो स्कैपुला में मैंने एक चीज बताई थी आपको कि स्कैपुला एक क्या है, ट्रायंगुलर शेप में आपको देखने को मिलता है, ठीक है, जिसके बॉर्डर्स भी होते हैं, एजेस भी हैं, जिसकी शेप भी अलग टाइप की होती है। जब आप स्कैपुला को पढ़ोगे तो आप ये जानोगे कि भी ये एक ट्रायंगुलर फ्लैट टाइप की बोन आपको देखने को मिलेगी, जिसकी डायरेक्शन भी हमने आपको बताई है। बट एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला इज एब्सेंट इन केस ऑफ, सॉरी, मतलब जो एक्रोमियन प्रोसेस है वो आपको किस एनिमल के अंदर देखने को नहीं मिलेगा, हमें इसका आंसर आपको देना है। तो आंसर इज दैट ऑक्स इज द राइट आंसर। जो एक्रोमियन प्रोसेस है वो आपको ऑक्स के अंदर देखने को मिलेगा। क्या आप मुझे बता सकते हो क्या मैं आपको सही आंसर दे रहा हूं? जी नहीं दोस्तों, ये जो ऑक्स है कन्वर्ट कर दो आप इसको, इसका राइट आंसर आएगा घोड़ा। Acromion process of scapula is absent in case of horse. Horse is the right answer. आगे बढ़ते हैं दोस्तों,
डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी इज इन द फॉर्म ऑफ रिज इन द केस ऑफ, देखो रिज की फॉर्म में तो आपको देखने को मिलेगी डॉग्स में। अब जो डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी है मोर प्रोमिनेंट रहती है किसमें, घोड़े के अंदर, याद रख लेना, ठीक है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या है, डॉग। आगे बढ़ते हैं, इंट्रोओसियस स्पेस एक्सटेंड थ्रू आउट द रेडियस एंड अल्ना इन द केस ऑफ, ये भी आपको रोग के अंदर ही देखने को मिलेगा या अदर कैनिड्स एनिमल में। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्पल इज आल्सो नोन एज स्कैफोइड। अब आ गया भाई इंपॉर्टेंट चीजें, आगे देखो नोट्स की तरफ बढ़ोगे ना तो आपको, आपने पढ़ा होगा एनाटॉमी में, कार्पल्स को पढ़ा होगा, ठीक है। अब देखो कार्पल्स को जिस भी बच्चे ने ध्यान से पढ़ा है तो वहीं से क्वेश्चन है आपके नोट्स में से। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो स्कैफोइड, देखिए इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी क्वेश्चन में कवर कीजिए कौन सी कार्पल है जिसको स्कैफोइड भी बोला जाता है। तो स्कैफोइड बोला जाता है दोस्तों रेडियल कार्पल को, ठीक है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग कार्पल आल्सो नोन एज सेमील्यूनर कार्पल। सेमील्यूनर कार्पल क्या होती है भाई, ये भी बता दीजिए सर, मैं ही बता दूं सारा, तुम मत कुछ कर लेना, ठीक है। इंटरमीडिएट इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन आता है भाई क्यूनिफॉर्म कार्पल। भाई क्यूनिफॉर्म कार्पल कौन सी है, अल्नर वाली है, ठीक है। ये याद कर लो भाई, कैसे मर्जी करो, हमें नहीं पता, आपको याद करनी पड़ेगी, पेपर में आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्पल आल्सो नोन एज पीजी फॉर्म। अब ये पीजी फॉर्म भी कौन सी बला आ गई भाई, ये है हमारे पास एसेसरी कार्पल, ठीक है। आगे बढ़े, विच कार्पल आल्सो नोन एज ओस मैग्नस। ओस मैग्नस कौन सी है भाई, सेकंड एंड थर्ड फ्यूज्ड कार्पल इज द ओस मैग्नस। आपको एग्जाम में पता है थोड़ा ऐसे भी लिखने को, ऐसे देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप ऐसे याद कर सकते हो तो ऐसे याद कर सकते हो, सेकंड एंड थर्ड जो फ्यूज्ड ओस मैग्नस कहलाती है। आगे बढ़े, विच कार्पल इज आल्सो नोन एज अनसीफॉर्म। अनसीफॉर्म कौन सी है दोस्तों, अनसीफॉर्म है फोर्थ वाली कार्पल। वहीं से क्वेश्चन उठा लिया मैंने। रेडियल और इंटरमीडिएट कार्पल्स जब फ्यूज्ड होती है, बेसिकली किस एनिमल के अंदर आपको फ्यूजन इनका देखने को मिलता है। देखिए जब हम बात करते हैं रेडियल कार्पल की या इंटरमीडिएट कार्पल की, अब ये जब आप कार्पल्स के स्ट्रक्चर को पढ़ोगे तो आप ये जानोगे कि भाई जो कार्पल्स हैं उसके बहुत से रोज पाई जाती हैं, यानी फर्स्ट रो होती हैं, सेकंड रो होती हैं, और आपको कुछ मेटाकार्पल्स भी देखने को मिलेगी जो कि कुछ फ्यूज्ड मेटाकार्पल भी होती है, लेकिन अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं ओनली कार्पल्स की। तो क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से समझना है, ध्यान से पढ़ना है, तभी आप इसको नोट डाउन कीजिएगा। क्वेश्चन इज दैट रेडियल एंड इंटरमीडिएट कार्पल्स आर फ्यूज्ड इन केस ऑफ विच एनिमल। दिमाग चक्री खा गया आपका कि भाई यार अब ये कौन सा एनिमल होगा, क्योंकि ये तो हमने इतना डीप तो पढ़ा ही नहीं है। क्योंकि रेडियल एंड इंटरमीडिएट कार्पल्स हैं, क्या वो घोड़े के अंदर होते हैं, क्या वो डॉग में होते हैं, ओक्स में होते हैं, पिग में होते हैं, कंफ्यूज हो जाओगे भाई। तो मेरा फर्ज है आपको इसका आंसर बताना। तो आंसर इज दैट डॉग्स। अब आंसर इसका डॉग आएगा, लेकिन साथ में ना कई बार क्या होता है डॉग की जगह आजकल कैट्स भी देने लग गए, ठीक है। ये भी ध्यान देना, डॉग्स की जगह कैट्स दे देते हैं, तो कैट्स को भी आपको ध्यान से रखना है कि भाई जो रेडियल और इंटरमीडिएट कार्पल है फ्यूज रहती हैं हमारे इसमें फॉर्म में। आगे बढ़ते हैं, विच सीसामर्ड बोन आर आल्सो नोन एज नेविकुलर बोन। स्पेशली एक बार मैं आपको ये चीज बता दूं, जो नेविकुलर बोन है ना ये कहाँ पे पाई जाती है, घोड़े में मिलती है। किसमें मिलती है, घोड़े में मिलती है। अब घोड़े में भी कहां पे, घोड़े का जो हुफ है यानी जो खुर जो होता है ना वहां पर आपको ये देखने को मिलेगी। अब ये सीसामर्ड बोन कौन सी होती है, डिस्टल सीसामर्ड बोन्स होती है, याद रखना डिस्टल सीसामर्ड बोन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट बोन ऑफ स्केलेटन, कौन सी है भाई, फीमर है। आगे बढ़े, विच ऑफ द फॉलोइंग प्यूबिक बोन डज नॉट टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एसिटाबुलम। देखो भाई सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जो हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन का एक पार्ट है जो कि पेल्विक कैविटी है, वो अभी हमने हमारे चैनल के ऊपर स्टार्ट नहीं किया, लेकिन जल्द ही हम लेक्चर लेंगे आगे और आपको उनके बारे में भी बताएंगे, ठीक है। देखो बेसिक से बेसिक बता रहा हूं, ज्यादा डीप नहीं लेके जाऊंगा मैं। अब देखो क्वेश्चन क्या है, आपको ये समझना है, जो प्यूबिक बोन है यानी जो पेल्विक जो गर्डल है, अब प्यूबिक बोन में इलियम, इशियम और प्यूबिस आती है। अब वो क्या करती हैं, एसिटाबुलम बनाती हैं। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई ऐसा कौन सा एनिमल है इनमें से, देखो ये मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है, इसको छोड़ो, आप सिर्फ दो को ध्यान रखिए। इन दोनों में से आप ये बताइए कि ऐसा कौन सा एनिमल है जिसके अंदर जो एसिटाबुलम की फॉर्मेशन प्यूबिक बोन नहीं करती, तो वो है रैबिट। क्या है, रैबिट इज द राइट आंसर, याद रख लेना, ठीक है। इलियो इस्चियाटिक फोरामेन इज प्रेजेंट इन केस ऑफ, यानी इलियम और इस्चियम के बीच में जो फोरामेन पाया जाता है वो किसके अंदर देखने को मिलता है भाई, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलोगे कि सर ये तो थोड़ा सा सुना सुना तो लग रहा है लेकिन आंसर नहीं आ रहा दिमाग में,
ठीक है, तो आंसर आएगा भी कैसे, आपने दिमाग ही बंद कर रखा है भाई। तो आंसर इज दैट फॉल। क्या आंसर है? फॉल। इलियोइस्टेरिक फोरामेन इज प्रेजेंट इन केस ऑफ फॉल, मुर्गे के अंदर। फोविया कैपिटिस ऑफ फीमर इज नोस्ड इन केस ऑफ, फोविया कैपिटिस जो कि एक फीमर का एक पार्ट है। अब बेसिकली ये जो फोविया कैपिटिस है, जब भी हम फीमर के बारे में स्टडी करेंगे, क्योंकि फीमर लार्जेस्ट है, जैसे अगर मैं थोड़ा सा आपको ये समझाऊं, इसका डायग्राम बना के दिखाता हूं एक बार, हल्का सा मैं आपको इसके डायग्राम से थोड़ा सा रूबरू करवा देता हूं। ये जो बोन है ना, आपको फीमर देखने को मिलेगी, और ये जो फोविया कैपिटिस है, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला, ये फोविया कैपिटिस होता है। अब क्वेश्चन पूछा है कि भी नोस्ड कंडीशन में मिलेगा आपको ये फोविया कैपिटिस। फोविया कैपिटिस अगर नोस्ड कंडीशन में मिल रहा है तो कौन से एनिमल में मिल रहा है? तो वो मिल रहा है भाई घोड़ों के अंदर। तो दोस्तों आज हमने 50 क्वेश्चन वेटनरी एनाटॉमी के कंप्लीट किए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आपके थ्योरेटिकल लेवल में भी काम करेंगे और साथ में आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है वेटनरी के, उसमें भी आपकी मदद करेंगे। अगर आपको हमारे चैनल पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो रही है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करना, और इस वीडियो को जैसे आपने ऑब्जर्व किया, ध्यान दिया, आगे आने वाली हमारी सभी वीडियोस को अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चंस को एकदम अच्छे तरीके से पढ़ना है, याद करना है, तभी आप एग्जाम क्रैक कर पाओगे। क्योंकि आज के जमाने में कंपटीशन बहुत है, भले ही हमारे वेटनरी फील्ड में लगा लो या अदर फील्ड में लगा लो, कंपटीशन है। एक टाइम ऐसा था जो कि वेटनरी फील्ड के अंदर आपको कंपटीशन नहीं देखने को मिल रहा था, लेकिन आज के टाइम में एट प्रेजेंट कंपटीशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो आप प्लीज लाइक कर देना इस वीडियो को। थैंक यू सो मच।